हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। देखो, मनुष्य के लिए कठिनाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। यानी मनुष्य को क्या करना है, अगर सफलता का आनंद लेना है तो कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, है ना। और मैंने पहले ही बताया है कि जो राजा का बेटा होता है वो पहले से ही राजा होता है। किसान का बेटा जब राजा होता है तो उसको ज़्यादा आनंद मिलता है ना, क्योंकि वो कठिनाइयों से जूझता हुआ आगे बढ़ता है। ठीक है ना दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। आज का सेशन पार्ट 3 है, राष्ट्रपति का पार्ट 3। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोषपूर्ण कहकर। क्या दोष है इसमें, प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है, क्या दोष है, ये जब हम देखेंगे उसके बाद ये होगा कि इसमें कौन सा दोष नहीं है, उसको टिक करेंगे। देखो भाई, अगर एथेंटिकल बातें हमें समझ में आएंगी तो दोषपूर्ण नहीं होगा, अदरवाइज दोषपूर्ण होगा। अभी जरा मुझे बताना, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का अवसर नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं दिया जाता भाई? जब निर्वाचन में वो हिस्सा लेते हैं तो महाभियोग प्रक्रिया में भी इनको हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का ही महाभियोग है। नहीं दिया जाता। महाभियोग में केवल सदन के ही सदस्य 2/3 सदस्य होने चाहिए, तो ये आपका भाई गलत है, ये दोषपूर्ण है। फिर कह रहा है महाभियोग में व्यवस्था है कि संसद का एक सदन अगर आरोप लगाएगा तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करेगा। हाँ भाई, ये भी सही है, लेकिन आगे इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा या किसी अन्य से जांच कराएगा। ये भाई प्रॉब्लम है भाई, ये भी बताना चाहिए। जांच कमेटी कौन सी है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया आज तक, ये भी आपका दोषपूर्ण हो गया। फिर आपसे कह रहा है आगे, देखिए डी नंबर पहले देख लीजिए, राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। बिल्कुल सही है, लोकसभा भंग कर सकती है, लेकिन अब समय बात ये आ जा रही है, यदि उस पर आरोप लगाया जाए और वह लोकसभा को भंग कर दे। भाई, उस पर आपने महाभियोग लगाने के लिए आरोप लगाया और आपने आरोप लगाया कि नहीं, उसने लोकसभा को भंग कर दिया। अब बताइए भाई, 2/3 बहुमत उसको कैसे मिलेगा? प्रॉब्लम आ गई। कर दे तो जनता ना कि संसद, भाई चाहे जनता हो चाहे संसद हो, अभियोग लगाने वाली होगी, है ना। तो फिर आपका वो अभियोग लगा ही नहीं सकती, है ना। अभियोग कैसे लगाएगी जब उसमें 2/3 सदस्य नहीं हो पाएंगे, तो लोकसभा भंग कर दिया और दोनों सदन सम्मिलित होने चाहिए, गड़बड़ा गया काम। तो आपका ये गलत बात है भाई। अब मान लीजिए आपका आरोप सिद्ध कर रहे हैं, आप लोकसभा भंग कर दे रहे हो, या तो ये कंडीशन रखो कि लोकसभा भंग नहीं कर सकता वो, जब इस पे आरोप लगाया जाए राष्ट्रपति के ऊपर तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग नहीं कर सकता, ये आप रखो कंडीशन, तो ठीक है। तो ये भी आपका दोषपूर्ण है। अभी कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने का असंभव बना सकता है। महाभियोग पारित करने को, हाँ ये बात सही है भाई, क्योंकि क्या है ना कि आपने अगर राज्यसभा में आपके जो मनोनीत सदस्य की संख्या है अगर वो पूरी नहीं है, और जो टोटल संख्या अगर आपका 2/3 एग्जैक्ट बन रहा है, जितने अभी संसद में सदस्य हैं उन सदस्यों का 2/3 आपका इतना संख्या है कि 2/3 आपको पारित करने में जा रहे हैं कि पारित करा देंगे, आपका महाभियोग फाइनल हो जाएगा, आपको त्यागपत्र देना होगा। इस समय राष्ट्रपति ये कर सकता है कि उसके जो बचे हुए अभी सदस्य हैं वो अपना मनोनीत कर देगा राज्यसभा में सांसद के रूप में, और वो जैसे 1/3 में जाके जुड़ेंगे तो 2/3 वाला संख्या कम हो जाएगा और फिर आपका ये महाभियोग उस पर लग नहीं पाएगा। ये नियम के साथ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोष रहित है, यानी दोषपूर्ण नहीं है ये, ठीक है ना, दोष मुक्त है ये। तो ये आपका हो जाएगा जिसमें दोष नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगले क्वेश्चन में, कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भैया, राष्ट्रपति को अगर दिलाएगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिखाएगा, और कोई नहीं दिलाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर इसकी अनुपस्थिति रही तो आपका वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश कहाँ का? उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा, है ना। ये नहीं, अटॉर्नी जनरल नहीं, महाधिवक्ता नहीं। अटॉर्नी जनरल की बात करें, प्रधानमंत्री तो आपकी सरकार का काम करता ही है ना। अटॉर्नी जनरल आपका क्या होता है, ये आपका सरकार का वकील होता है। ये केंद्र सरकार है
और इसी केंद्र सरकार का क्या होता है, केंद्र सरकार का ये वकील होता है, और ये केंद्र सरकार का वकील होता है, और ये क्या होता है, ये राज्य सरकार का वकील होता है। यानी ये इनके केस लड़ता है। राज्य केंद्र सरकार का केस अगर लड़ना होगा तो अटॉर्नी जनरल लड़ेगा, और राज्य सरकार का केस लड़ना होगा तो महाधिवक्ता लड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ लेना, ये चीज़ ये आपके माइंड में होनी चाहिए। क्लियर। चल आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा राष्ट्रपति संविधान के 21 अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। भैया किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद आपका 60 है, ये ध्यान रहे, अनुच्छेद आपका 60 है। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत अपना शपथ ग्रहण करता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, अनुच्छेद 58 इसकी एलिजिबिलिटी, योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। योग्यता में क्या क्या शामिल है जरा देख लेना। योग्यता में हम इधर ऊपर लिख देते हैं, योग्यता में क्या क्या शामिल है, भारत का नागरिक हो, पहला है ना, मोटा मोटी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, नंबर 4 लोकसभा, मतलब एक तरीके से किसी लाभ के पद पर ना हो, और इस लाभ के पद में, अब नंबर 5 देख लीजिए, लोकसभा की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, ये बात समझ में आना चाहिए, लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो। एक बात समझ लेना, लाभ का पद क्या होता है, ये आप समझ जाना कि कौन लाभ का पद नहीं होता। जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद या किसी मंत्री का पद, ये भैया लाभ का पद नहीं होगा, ये ध्यान रहे, ये लाभ का पद नहीं होगा। तो अनुच्छेद 58 के तहत ये सब राष्ट्रपति की योग्यताएं आ जाती हैं। 60 आपका कह रहा है, 60 आपका खुद ही कह रहा है, न्यायाधीश के समक्ष क्या लेगा, राष्ट्रपति शपथ लेगा। तो 60 में राष्ट्रपति क्या लेगा, शपथ लेगा। 66 में क्या करेगा भैया, 66 में आपका क्या करेगा, 66 में उपराष्ट्रपति जो होता है, उपराष्ट्रपति 66 में जो होता है भैया, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो होता है उसकी चर्चा करती है ना, उसकी चर्चा की जाती है। वही आपका उसी तरीके से जो भी होते हैं, जो सिस्टम होता है कि क्या कहते हैं, अरे आपका जो आपका चयन किया जाता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, कैसे, समानुपातिक, अनुपातिक ले लो, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया या आप मान सकते हो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और ये सब के सब क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव है, ये कैसा चुनाव है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। बात समझ पाए। 80-70 की बात करें तो 70 क्या होता है, राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी जो होती है ना। तो इस समय जो इसके राष्ट्रपति के निर्वाहन के लिए
निर्वाहन के लिए, ठीक है, आकस्मिकता जो होता है, जैसे आकस्मिकता, आकस्मिकता के दौरान जो होता है, आकस्मिकता के दौरान राष्ट्रपति के निर्वहन के लिए, राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन राष्ट्रपति के कार्य निर्वहन के लिए संसद, ठीक है, कोई भी तरीके से संसद क्या करती है, इसका अपने तरीके से ठीक है, संसद संबंधित जो भी इससे होता है, मान लीजिए किसी को बनाना है, किसी व्यक्ति को आपको उसको व्यवस्थित करना है, वहाँ पे है ना, बिठाना है किसी को, किस तरीके से कार्यविधि को यानी कार्य का निर्वहन करना है, तो संसद क्या करता, संसद संबंधित क्रियाएं जो होंगी, है ना, तो ये आपकी हो जाएंगी 70 में। आप बात समझना, तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए होंगे। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया हर अनुच्छेद के बारे में जो यहाँ पे आपका था, तो इस अनुच्छेद को अच्छे से समझे रहिएगा, ठीक है ना। आकस्मिकता का मतलब होता है जब राष्ट्रपति अनुपलब्ध हो, यानी उपलब्ध ना हो, ठीक है ना, ऐसा केस, कोई केस आ जाए जिससे राष्ट्रपति अपना कार्यभार ना ले सके, तो इस केस की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, अगर पहले तो शपथ मुख्य न्यायाधीश के उपस्थिति में लेता है, अगर वो उपस्थित ना रहा तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो भैया उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेंगे, है ना भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। आगे आते हैं, कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसे भाई? उपराष्ट्रपति को। किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। बात समझ पा रहे हो? ये आपका उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिलहाल अभी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा, है ना भाई, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो वहां से फिर लोकसभा से अपनी क्रियाविधि स्टार्ट हो जाएगी इसके बारे में, ठीक है ना। तो किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। बात समझ पा रहे हो भाई? जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। लोकसभा अध्यक्ष को देगा। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? महान्यायवादी नहीं करेगा, राज्यपाल का वरिष्ठतम सदस्य अभी नहीं करेगा, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं करेगा। कौन क्या करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों क्या हैं, दोनों के पद रिक्त हैं, तो उस समय क्या होगा भैया? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो आपका क्या करेगा? वो आपका क्या करेगा? राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। जो भी कार्यविधियां राष्ट्रपति की होंगी उनका निर्वहन कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा, याद रखना, है ना भाई। आगे कह रहा है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ऐसे केस में कौन संभालेगा भैया? उपराष्ट्रपति संभालेगा। बात समझ पा रहे हो? वो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं, उपराष्ट्रपति, पहले उपराष्ट्रपति बाद में। तो कौन संभालेगा भाई? उपराष्ट्रपति संभालेगा। आगे आते हैं, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? महज 6 महीना। महज 6 महीना तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। 6 महीने के ऊपर नहीं कर सकता, उसके बाद नया निर्वाचन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना समय? 6 महीना। समझ पा रहे हो? 6 महीना भाई। आगे आते हैं, कह रहा संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है भैया? संविधान के उल्लंघन के लिए मैं आपको बता चुका हूं, पहले कई बार चर्चा कर चुका हूं भैया, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में, कोई एकल नहीं है।
दोनों में से किसी एक में, संसद के किसी सदन में आप कोई एक आरोप करेगा तो दूसरा उसको आरोप को क्या करते हैं, एक आरोप लगाएगा तो दूसरा उसकी जांच करेगा, ठीक है ना। तो पहला चाहे राज्यसभा लगाए तो लोकसभा जांच करेगा, लोकसभा लगाएगी तो राज्यसभा जांच करेगा, है ना। तो ठीक है, आपका सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन से, है ना। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से तो किस प्रकार से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अभी समझ में भाई प्रत्यक्ष क्या होता है और अप्रत्यक्ष, मतलब अगर चुनाव के मामले में कहा जाए तो जो जनता द्वारा चुना जाए तो इस चुनाव को आप प्रत्यक्ष चुनाव बोलोगे। और जो जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाए वो अप्रत्यक्ष होता है। जनता नहीं, जिसको जनता चुनती है वो अगर इसे चुनता है तो अप्रत्यक्ष हो जाता है। राष्ट्रपति के साथ ऐसा ही होता है, ये एमपी और एमएलए राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, आपका जनता नहीं करता, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा, है ना भाई। तो ये आपका अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। आगे आते हैं भाई, कह रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, किसी भी आधार पर नहीं, कोई बात नहीं, संविधान के अतिक्रमण पर लगाया जाता है भाई साहब। अगर संविधान का अतिक्रमण होगा यानी संविधान के खिलाफ काम करेगा सर वो आपका राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा। राज्य विधानसभा को भंग करना ऐसा नहीं, लोकसभा राज्यसभा को ये भंग करना ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर ये भी कोई विशेष हो नहीं है, वो तो नियम है भाई। अगर वो मान लीजिए पद को त्यागना चाह रहा है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देगा, वो अलग केस है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई थी, अमेरिका से ली गई थी। एक बात और ध्यान देना, आयरलैंड का सवाल बहुत कॉमन सा है। नीति निर्देशक तत्व याद रखना, नीति निर्देशक तत्व जब भी कभी आएगा, ये दोनों, ये नीति निर्देशक तत्व बहुत बारी आता है, नीति निर्देशक तत्व, तो ये याद रखना। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ढेर सारी चीज़ें हर देश से हैं, आपको बताया जाएगा, लेकिन बस ये समझ जाओ कि राष्ट्रपति तो अमेरिका से और नीति निर्देशक तत्व से बहुत सवाल आता है, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना, आयरलैंड से लिया गया है। महाभियोग लिया गया है वहां से, राष्ट्रपति पद नहीं लिया गया, महाभियोग लिया गया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली नहीं है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है। क्या, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व है, बात समझ आए। खुला बैलेट प्रणाली नहीं होता, प्रत्यक्ष निर्वाचन तो है ही नहीं, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति, ठीक है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो। चलो आगे देखते हैं भाई। कह रहा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी। तो भैया देखो, अगर राष्ट्रपति इस समय किसी चुनाव को अवैध घोषित कर देता है तो आप निश्चिंत रहिए कि राष्ट्रपति ने अपने इस चुनाव के पहले जितने भी काम किए थे, ये सारे के सारे काम उसके वैध होंगे, ये सारे के सारे काम उसके विधि मान्य होंगे, विधि के अनुसार होंगे, तो उसको अविधि मान्य नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। सारे के सारे आप वैलिड मानोगे, इनवैलिड नहीं होगा। इसके पहले जो वर्क हुए हैं, है ना, चुनाव को इनवैलिड बोल देने से वह राष्ट्रपति का बाकी का पहले का सारा वर्क इनवैलिड नहीं माना जाएगा, क्लियर है ना। तो उसके सारे के सारे कृत्य विधिमान्य होंगे जो इलेक्शन के मानी जो निर्वाचन के पहले की थी, ठीक है ना। तो आपका ये सही हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो कम से कम भैया 14 दिन की लिखित सूचना के बाद, 14 दिन की लिखित सूचना दोगे। जब वहाँ से अब 14 दिन के बाद जब ये कहेगा कि हाँ आप प्रस्तुत कीजिए, तब वो प्रस्तुत हो जाता है। यानी पहले 14 दिन की लिखित सूचना देनी होगी। 14 दिन के बाद अगर वो चाहे हाँ कहे चाहे वो ना कहे, आप उसको आरोप लगा सकते हो, आगे प्रक्रिया चालू कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो 14 दिन कम से कम।
आगे, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3। नहीं भाई, सदन में उपस्थित नहीं, अभी यही तो चर्चा थोड़ी देर किए थे कि सदन में अगर एक भी वोट से अगर अब दोनों का 2 अनुपात और 1 का अनुपात बराबर है, एकदम अक्यूरेट जा रहा है, तो अगर कुछ सीट खाली है तो अगर वो मनोनीत करके राष्ट्रपति उस सीट को भर देता है तो वो सीट आपका 1 के अनुपात में चला जाएगा, तो 2/3 वाला अनुपात कम हो जाएगा, 1/3 वाला अनुपात ज़्यादा हो जाएगा और तुरंत महाभियोग हट जाएगा। ये ध्यान रहे। तो इसलिए आपके सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों में से कम 2/3 नहीं, सदन के कुल संख्या की जितनी संख्या है, कुल सदस्य की जितनी संख्या है, सारे सदस्यों का 2/3 आपका होना चाहिए, है ना। तो सारे सदस्यों का आपका 2/3 होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताओं को निर्धारित करता है? आर्टिकल 57 बता चुका हूँ, आर्टिकल 57। अब ये समझना, आर्टिकल 52 क्या है? भारत का राष्ट्रपति होगा, जल्दी से समझ जाओ। भारत का राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, एक लिख लेना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल यहीं से 53 थोड़ा सा समझ जाओ। 53 कहता है संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होगी। इसमें क्या? राष्ट्रपति में। इसमें मतलब राष्ट्रपति में, इसमें निहित होगी। किसमें? राष्ट्रपति में। 53 कहेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहेगा कि एक निर्वाचक मंडल होगा, निर्वाचक मंडल होगा। और निर्वाचक मंडल कैसा होगा? निर्वाचक मंडल कैसा होगा? इसमें संसद की निर्वाचित सदस्य और दोनों सदनों के, और राज्य या केंद्र, केंद्र में 2 ही हैं, राज्य या केंद्र के, केंद्र शासित प्रदेश मतलब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, यही होगा आपका क्या? निर्वाचक मंडल में सम्मेलन। कौन कौन निर्वाचक मंडल में होते हैं? तो यही संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। ये भाग लेंगे। तो ये आर्टिकल 54 कहा है। आर्टिकल 55 ने क्या कहा है, जरा समझ लेना। आर्टिकल 55 कहता है कि इनका जो चुनाव होगा अप्रत्यक्ष तरीके से ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल हस्तांतरित या संक्रमणीय कह दो, हस्तांतरित मत पद्धति ऐसे बोल सकते हो। ये इसमें दिया गया और कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऐसे नियम से 5 वर्ष के लिए बना दिया जाता है, 5 वर्ष के लिए। अभी कह रहा है 57, तो आपको पता ही चल गया क्या होता है 5 वर्ष का। 56 में क्या होगा? 56 5 वर्ष क्या हो जाएगा? शासनकाल, ठीक है ना। कार्यकाल क्या होगा? 5 वर्ष का होगा। किसका? प्रेसिडेंट का। और 57 क्या कहता है कि अगर एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है तो 5 वर्ष के बाद वो दोबारा वो
निर्वाचन पत्र भर सकता है, यानी निर्वाचित हो सकता है, यानी इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है ना। चलो, तो ये चीज़ें आपकी रही भाई, ये चीज़ें आप देख लेना। ठीक है ना, ये चीज़ें आप देख लेना, ये ज़रूरी है आपके लिए, मैंने बता दिया। यानी जो आर्टिकल्स आते रहेंगे बीच में सवाल में, उन सारे आर्टिकल्स की हम चर्चा करते रहेंगे, जिससे आपके आर्टिकल्स मजबूत होते चले जाएँ, है ना। 19 हो गया भाई आपका। 20 पे आ जाइए। कह रहा स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भैया बहुत बढ़िया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब थोड़ा इसमें क्ल्यू है, ये सारे प्रथम हैं, सारे प्रथम हैं। डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल प्रथम क्या हैं? गृह मंत्री। वल्लभ भाई पटेल क्या है? प्रथम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी एक तरीके से समझ जाओ। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति। राधा कृष्णन जी थे क्या? प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। और जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री। ये सारे के सारे प्रथम थे, प्रथम प्रधानमंत्री, है ना। तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री मान लो, राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, और डॉक्टर एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति, और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री। क्लियर है ना, समझ जाना। तो आपका इसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, प्रथम राष्ट्रपति पूछा है। ठीक है ना, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना दिया? वही बात है, राजेंद्र प्रसाद। बाकी सबके सब एक बार बने हैं, केवल राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? 2 बार बने हैं। क्लियर है ना। आगे आता है, सबसे लंबे समय तक का राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भाई जो 2 बार से ऊपर बना है वही रहेगा, 1 बार से ऊपर जो बना है वही रहेगा। तो आपका राजेंद्र प्रसाद ही हैं जो 1 बार से ऊपर बने हैं, तो वही रहेंगे। ठीक है ना, वही रहेंगे। क्लियर हुआ। आगे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? अभी मेरी बात समझना, कौन राष्ट्रपति नहीं रहा? देखो, ये राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति थे, ये नहीं थे। ये क्या थे? इनके केस में बता देता हूँ, समझ जाना। ठीक है ना, चाहे वायसराय बोलो चाहे गवर्नर जनरल बोलो, बात दोनों एक ही है। ठीक है ना, चाहे गवर्नर जनरल बोलना चाहे वायसराय बोलना, बात दोनों एक ही है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये बोल सकते हो, या वायसराय। भारत के प्रथम बोल सकते हो, भारत के प्रथम। ठीक है, स्वतंत्र भारत के नहीं, स्वतंत्र भारत के बोलो, ज़्यादा बेटर है। स्वतंत्र भारत के ठीक है, प्रथम वायसराय। भारतीय मूल के स्वतंत्र भारत के प्रथम, भारतीय मूल के प्रथम, और स्वतंत्र भारत के अंतिम। क्या? स्वतंत्र भारत के अंतिम, स्वतंत्र भारत के अंतिम। ध्यान रहे, स्वतंत्र भारत के अंतिम 2 सवाल आता है। स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय वायसराय की बात करेगा, भारतीय की, तो क्या लगाना? यही राजगोपालाचारी। लेकिन अगर बात करेगा भारतीय की बजाय ब्रिटिश की बात करेगा, ब्रिटेन यानी ब्रिटिश की बात करेगा, तो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये ध्यान देना, ये आपका सवाल आता है। ठीक है, इवन परतंत्र भारत का अगर कहा जाए, जब ब्रिटिश का रूल था तो अंतिम वायसराय वो भी लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ये ध्यान रहे। तो आपका क्या हो जाएगा? राजगोपालाचारी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। कौन? राजगोपालाचारी। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं थे, ये वायसराय ही थे, राष्ट्रपति का पद आया बाद में।
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री वही मैंने बताया ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है ना, केंद्रीय ज्ञानी जैल सिंह थे। और बाकी ये बीबी गिरी जो रहे या आपके जो जाकिर हुसैन रहे, ये सब के सब नहीं थे, है ना। तो आपके गृह मंत्री जो रहे ये आपके कौन रहे? ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना। तो ज्ञानी जैल सिंह को सही कर देना। अभी बात कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो वही बात, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे भाई, सीधी सी बात है। ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? गृह मंत्री थे। बाकी ये सारे के सारे क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, है ना। ये पहले फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे, ये सेकंड उपराष्ट्रपति थे और ये थर्ड उपराष्ट्रपति थे। ये ध्यान रहे, ये फर्स्ट थे, ये सेकंड थे और ये थर्ड उपराष्ट्रपति थे। क्लियर है ना। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड में हो जाता है। बातें समझ पा रहे हो? आगे आते हैं। कह रहा है भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब थे, ठीक है। चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब थे। क्लियर है? तो आप समझ जाना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। पहले पे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पे राधाकृष्णन, तीसरे पे जाकिर हुसैन, चौथे पे वीवी गिरी। ऐसे हो जाएगा। और भी ढेर सारे होंगे। अगर निचले स्तर से देखा जाए, द्रौपदी मुर्मू, इसके पहले कौन थे? इसके पहले रामनाथ कोविंद। इसके पहले कौन थे? प्रणब मुखर्जी। इसके पहले कौन थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके पहले कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। इस तरीके से आपके निचले स्तर से राष्ट्रपति थे और ऊपरी स्तर से राष्ट्रपति थे। आप समझ पा सकते हो, है ना। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे। आगे आ जाते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? मैंने बताया चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब जो हो जाएंगे। फखरुद्दीन अली अहमद साहब पांचवें हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है भैया? नीलम संजीव रेड्डी। बाकी सबका इलेक्शन हुआ है, बाकी सबका निर्वाचन हुआ है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे हैं जो सर्वसम्मति से चुने गए कि भैया और कोई नहीं खड़ा हुआ उनके विरोध में। तो ये सर्वसम्मति से नीलम संजीव रेड्डी जी चुने गए, ठीक है ना। नीलम संजीव रेड्डी जी। चलो आगे आ जाओ। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? तो भैया जाकिर हुसैन साहब की, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु जो हो गई थी वो इनके कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही हो गई थी। भैया आज के लिए इतना ही। आपका सवाल हमने लगभग 30 सवाल बताया। इस 30 में से पक्का है तुम्हारे एग्ज़ाम में एक आध किसी न किसी एग्ज़ाम में एक सवाल तो आ ही जाना है। जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें से आ जाना है। तो आप लोग लगे रहिए, अस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ने में मस्त रहिए, ठीक है ना भाई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो अभी तक नहीं किए हैं। लाइक तो पक्का कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और वीडियो पूरा देखना है भाई आपको। और अगर जिसने सब्सक्राइब किया अभी ताज़ा तो समझ जाओ उसको बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबाना है, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।